This had to be done. We were very close to a nuclear weapon. एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है अमेरिका और इजराइल। इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर ईरान के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करे, लेकिन ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी बहुत सारे काउंटर अटैक्स करे, लेकिन अमेरिका के ऊपर नहीं बल्कि आसपास के अपने ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर, चाहे फिर वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, बहरेन हो या फिर यूएई क्यों ना हो, सब पर अटैक किया गया है। और जहाँ हम कहा करते थे कि दुबई काफी सेफ है और इन सब चीजों से दूर रहता है, दुबई भी अब नहीं बचा है। तो आखिर ईरान ने बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक किया क्यों? और बहुत से एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि अगर ये वॉर चलते रही और कंट्रीज ने भी इस वॉर के अंदर कूद लिया तो समझ जाओ हो जाएंगी वर्ल्ड वॉर 3। This is a very dangerous situation that could become World War III. 28 फरवरी 2026 ईरान के लोगों के लिए एक नॉर्मल सुबह थी। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि इस दिन क्या होने वाला है। ईरान के रीजन में एक्सप्लोजन सुनाई दिए और इसके बाद फिर इजराइल ने ओपनली आकर कहा कि हमने ही स्ट्राइक कराए थे और अब ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो चुकी है। इस सब में यूएसए ने उनको मटेरियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट किया। इस वजह से वो प्रिसाइज लोकेशन को पता लगा पाए जहाँ पर ये ऑफिस है और जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। और जैसे ही ईरान ने इस चीज को कंफर्म किया, पूरे वर्ल्ड की न्यूज इसको कवर करने लगी। दुनिया भर के सारे लीडर्स शॉक्ड थे कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। देखते देखते इजराइल ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि रिटेलिएशन ऑलमोस्ट सर्टन था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये वॉर शुरू क्यों हुई? इस वॉर को किस चीज ने ट्रिगर किया? चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस वॉर के पीछे का रीजन क्या था। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए का पॉइंट क्लियर है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलने चाहिए। वैसे इंडिया जब न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था तब भी यूएसए का यही स्टैंड था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यूएसए किसी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोक रहा हो। इसका असली रीजन ये है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वैसे उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं कहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड को पता है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो ये एक थ्रेट हो जाता है इजराइल को। और क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा हेवी लॉबिंग करता है अमेरिका को, तो अमेरिका को तो इजराइल की बात सुनना ही पड़ेगी। इस सब में ईरान का भी स्टांस एकदम क्लियर था। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी पीसफुल है, हम कोई बॉम्ब वगैरह नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहा हो तो खुद सामने आकर तो नहीं कहेगा ना कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। लेकिन यूएसए अब जो ये गेम खेल रहा था, ये उन्होंने पहले भी खेला था सद्दाम हुसैन के टाइम पर, जब उन्होंने अटैक किया था इराक को, ये कहकर कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन एंड में कुछ नहीं मिला। अब इस सब के शुरू होने से पहले ईरान के ऊपर यूएसए ने बहुत सारी पॉलिसीज लगाई थी। यूएसए ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लगाई, यानी हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ईरान की इकोनॉमी को इतना प्रेशर में लाओ कि वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाए। ईरान का जवाब सिंपल था, पहले सैंक्शंस हटाओ फिर बात करते हैं। थोड़ा रिवाइंड करते हैं और पीछे जाते हैं देखने के लिए इस सब की शुरुआत कहां से हुई। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने यूएस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी के साथ एक डील साइन की, जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA। इस डील का पहला पॉइंट ये था कि ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट को 3.67% तक ही लिमिट करेगा। सेकंड पॉइंट ये था कि 300 kg तक का एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल रख सकते हैं। IAEA इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर साइट्स इंस्पेक्ट करने देंगे। इसके रिटर्न में यूएसए और वेस्टर्न कंट्री सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% प्लस एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 3 से 5% इनफ होता है। सो 2015 की डील के बाद ईरान वेपन लेवल वाले यूरेनियम से काफी दूर था। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि फिर आखिर डील क्यों टूटी? 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से यूएस को विड्रॉ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस को वापस लगा दिया। जो बिडेन के आने के बाद भी सैंक्शंस फुल्ली लिफ्ट नहीं हुए। ईरान ने रिएक्शन में एनरिचमेंट लेवल बढ़ा दिया। IAEA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल कर लिया, जो वेपन्स ग्रेड लेवल के काफी करीब है। ये मूव एक प्रेशर टैक्टिक था। लेकिन इस सब में इजराइल कहां से आ गया? तो देखो, ना तो इजराइल के लोग और इजराइल की गवर्नमेंट ईरान को पसंद करती है और ना ही ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट इजराइल को पसंद करती है। इसके पीछे सिंपल रीजन है, पैलेस्टाइन। ईरान खुला पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है और इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर एक ऑपरेसर बनकर बैठा है। और इजराइल को ये चीज अच्छे से पता है कि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है ईरान को छोड़कर, वो सब अपना मुंह बंद कर बैठे हैं और कोई भी उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करने वाला, क्योंकि सारे देशों की टाइज है अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। और इजराइल का जो प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू, ये काफी ज्यादा समय से कह रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफी समय से बना रहा है और अब तो बना ही लेगा वो। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material
for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. इजराइल को सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आ जाए, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ एक ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और वो है इजराइल। और इजराइल सिर्फ ये नहीं चाहता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दे, बल्कि वो ये भी चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोजेक्ट्स को भी बंद कर दे। देखो, ईरान के पास बहुत सारी पावरफुल मिसाइल्स है, जैसे कि फतह और खुर्रमशाह एक्सेट्रा, और ये सारी चीजों से इजराइल काफी डरता है, क्योंकि इजराइल का सिर्फ एक ही बहुत बड़ा एनिमी है और वो है ईरान। और आपको शायद ये सुनकर ताज्जुब होगा, लेकिन इजराइल के जो राबाइज है वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो आखिरी सबसे बड़ी जंग होगी वो होंगी इजराइल और ईरान के बीच में। The Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, he lived 350 years ago in Italy. One of the great rabbis that we had in history. He lived only 40 years, but he was like a prophet. Very, very deep Kabbalistic books he has. And the Ramchal says that the last war before the coming of Mashiach will be a war with Iran. और जिसने भी इजराइल की पॉलिटिक्स पढ़ी है उसको अच्छे से ये चीज पता है कि इजराइल की पॉलिटिक्स में रिलीजन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझते हैं कि दोनों साइड से वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यूएसए और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। सबसे पहला रिजीम चेंज करना ईरान में। ट्रम्प ओपनली कह चुका है कि ईरान में करंट लीडरशिप को रिप्लेस करना होगा। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट एंड ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएसए नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, इस वजह से यूएसए चाहता है कि ईरान जीरो एनरिचमेंट पॉलिसी फॉलो करे। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो पूरा मिडल ईस्ट और पूरा वर्ल्ड खतरे में आ सकता है, क्योंकि फिर सऊदी को भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए होंगे। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, भले ही न्यूक्लियर वेपन्स वो बनाए या ना बनाए, लेकिन पहला उनका ऑब्जेक्टिव है अपने रिजीम को बचाना। ईरान को रूल कर रही है इस्लामिक शिया गवर्नमेंट, जिससे कुछ लोग खुश है और कुछ लोग खुश नहीं है। और क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डूब चुकी है, इस वजह से ईरान के अंदर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस रिजीम के खिलाफ। इसी वजह से अपने रिजीम को प्रोटेक्ट करना ईरान की पहली प्रायोरिटी होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ईरान का रीजन में इन्फ्लुएंस क्रिएट करना और पावर को हासिल करना। ईरान कहता है कि एनपीटी सिग्नेटरी होने की वजह से न्यूक्लियर पावर्स को सेफली एनर्जी के लिए यूज करना उनका राइट है। अब समझते हैं इस वॉर के कॉन्सिक्वेंस को। ईरान के पास मिडिल ईस्ट का एक लार्जेस्ट मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है। ऑलरेडी रिटेलिएशन स्ट्राइक्स यूएई, बहरीन और कुवैत के यूएस बेस पर रिपोर्ट हुए हैं। अगर हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स एग्रेसिव हो जाए तो सिचुएशन रीजनल से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। अब थोड़ी सी ज्योग्राफी समझिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में लोकेटेड है। ये स्ट्रेट ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लाइफलाइन है। अगर यहाँ पर डिसरप्शन होता है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगी, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगी और ग्लोबल रिसेशन का रिस्क क्रिएट होता है। अब इस सब का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया 88% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 40% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से आता है। लेकिन अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है। मार्च 7, 2026 को इंडिया ने क्लियर कर दिया कि वो रशिया से इंपोर्ट करेगा ऑयल को। और वैसे तो यूएसए ने ग्रीन चिट दी थी, लेकिन इंडिया ने बात क्लियर कर दी कि हमें यूएसए के परमिशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अमेरिका परमिशन दे या ना दे, हम काफी समय से रशिया से ऑयल बाय कर ही रहे थे। क्या इस सब के बीच में यूएस ग्राउंडेड ट्रूप्स भेजेंगी? इसके होने के चांसेस बहुत कम है। ये बहुत ज्यादा अनलाइकली है, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड स्ट्रेटेजी पॉलिटिकली रिस्की है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो में टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्बार्डमेंट और लिमिटेड एस्केलेशन होगा। इस सब में ईरान की जो ज्योग्राफी है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या ये सारी बॉम्बिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोक पाएंगी? तो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड और हार्डन्ड है। एयर स्ट्राइक्स प्रोग्राम डिले तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है। और आयरॉनिकली न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अर्जेंसी और बढ़ सकती है। बाकी आपको इस सब के बारे में क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।